आज के इस सेगमेंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। इसी टॉपिक का मैं एक्सपेरिमेंटल वीडियो भी बनाया हूं जिसमें मैंने इस एक्सपेरिमेंट को स्टेप बाय स्टेप ऑपरेटर्स और फाइल के साथ करके आप लोगों को दिखाया है। वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी लोगों ने उसे पसंद भी किया है। आप लोग आज पहले इसका थ्योरी पढ़ लीजिए। थ्योरी पढ़ने के बाद जब वो एक्सपेरिमेंटल वीडियो देखेंगे तो वो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम हमने बता ही दिया, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, या अभी केवल न्यूटन रिंग कह सकते हैं क्योंकि इसमें हम लोग केवल थ्योरी पढ़ेंगे। तो न्यूटन रिंग क्या होता है, इससे पहले के टॉपिक में हमने आप लोगों को पैरेलल थिन फिल्म का केस पढ़ाया था जिसमें रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट के द्वारा हम लोग इंटरफेरेंस डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने वेज शेप फिल्म का केस किया था। ये भी केस कुछ उसी तरह से मिलता जुलता है। पहले मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप जरा सा बता देता हूं, तब आप लोग उसको कंपैरिजन कर पाएंगे, खासकर वेज से फिल्म वाले थ्योरी से, क्योंकि यहाँ पे उसी थ्योरी का रिजल्ट डायरेक्ट यूज किया जाता है। न्यूटन्स रिंग ऑपरेटर्स में क्या होता है कि नीचे यहाँ पे एक ग्लास प्लेट रखा जाता है और इस ग्लास प्लेट के ऊपर ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा जाता है। अब ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा जाता है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा तो ये आपको देखने में लग रहा है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि जब इसका सर्किल आप कंप्लीट करेंगे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम आ रहा है। पर एक्चुअल में जब आप इस पूरे ऑपरेटर्स को देखेंगे तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बिल्कुल ग्लास प्लेट की तरह बिल्कुल हल्का सा कर्वेचर लिए नजर आएगा। तो एक्चुअल में आप उसको अगर टच करेंगे तो आप पता भी नहीं कर पाएंगे कि ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है या नहीं, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होने का मतलब कि जब आप इसका एक सर्किल कंप्लीट पूरा करना चाहेंगे तो वो बहुत बड़े रेडियस का सर्किल बनेगा। ये केवल आपको डायग्राम में दिखाने के लिए इसका इस तरह से बनाया गया है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम लग रहा है, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो यहाँ पे ये एक ग्लास प्लेट हो गया, इसके ऊपर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट होगा जो कि यहाँ पहले इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ तक आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे एयर फिल्म है। देखिए जितना भाग मैं ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए इतना भाग, इसके बीच में एक एयर की फिल्म बनी है। समझ रहे हैं, एयर फिल्म, ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और नीचे ग्लास प्लेट के बीच में ये एयर फिल्म है। इसी पे पूरी थ्योरी बेस्ड है, क्योंकि इसी एयर फिल्म के अपर सरफेस से एक लाइट रिफ्लेक्ट होगा, फर्स्ट लाइट। फिर उसके बाद ये दूसरी लाइट यहाँ से दो भागों में बढ़ जाएगी। इसका कुछ पार्ट तो ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट नीचे ट्रांसमिट हो जाएगा, जिसे हम लोग कह सकते हैं रिफ्रैक्ट हो जाएगा, जो कि इस एयर फिल्म के निचले सरफेस या यूं कहिए इस ग्लास प्लेट के अपर सरफेस से यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस ये निकलेगा लाइट नंबर 2। इन्हीं दोनों लाइट का फाइनली इंटरफियरेंस होगा, तब जाके हमें फ्रिंजेस दिखाई देंगी। अब एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि न्यूटन्स रिंग में जो फ्रिंज बनता है, अब चूंकि ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आप जब ऊपर से इसको देखेंगे, ये 2 डायमेंशनल फिगर है, तो ये एक्चुअल में ये बिल्कुल सर्कुलर लेंस दिखाई दे। जैसे ऊपर से देखेंगे तो आपको ये ऊपरी भाग बिल्कुल सर्कुलर दिखाई देगा, इसके नीचे एक ये प्लेट रखी हुई है। तो इसीलिए जो इसका फ्रिंज बनता है वो रिंग नुमा, ये इसके सेंटर से होते हुए इस प्रकार से ये कोसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, इसीलिए इसको न्यूटन रिंग भी बोला जाता है। अब इन फ्रिंजेस की एक विशेषता होती है। फ्रिंजेस की विशेषता ये होती है कि ये न्यूटन रिंग में बनने वाला जो फ्रिंज होता है या न्यूटन रिंग्स होता है वो लोकलाइज्ड फ्रिंज की श्रेणी में आता है। लोकलाइज्ड फ्रिंज क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लोकलाइज्ड होता है। जैसे ये फिल्म इसी एयर फिल्म के सॉरी ये फ्रिंज न्यूटन्स रिंग या ये जो फ्रिंज है वो इसी एयर फिल्म के अंदर ही लाई करती है, जिसको मैं एक्सपेरिमेंट वाला जो वीडियो बनाया हूं तो उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया भी है कि कैसे फ्रिंज उसी के अंदर हमको लोकलाइज्ड दिखाई देता है। अब पहले मैं थोड़ा सा आपको नॉन लोकलाइज वाला बता दूं ताकि आप समझ पाएं कि लोकलाइज और नॉन लोकलाइज फिल्म में फ्रिंज में अंतर क्या होता है। आप लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। यहाँ पे दो स्लिट हम लोग लेते हैं, S1 और S2, और यहाँ पे एक ये पर्दा होता है, स्क्रीन, और जब यहाँ से दोनों की लाइटें चलती हैं तो इनका इंटरफियरेंस होता है और हमें यहाँ पे फ्रिंजेस इस पर्दे पे दिखाई देती हैं। अब कभी आपने ये गौर किया है कि अगर इस पर्दे को आगे पीछे खिसकाया जाए तो फ्रिंज दिखाई देगा कि नहीं? तो अगर आप पर्दे मतलब ये कैपिटल डी को वेरी करना, तो आप पर्दे को आगे खिसकाएंगे तो भी आपको पर्दे पे बना हुआ फ्रिंज दिखाई देगा।
पीछे खिसकाएंगे तो भी वो फ्रिंज उसी पर्दे पे दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो फ्रिंजेस बनी हैं वो हम लोग पर्दे पे देख जरूर रहे हैं, पर एक्चुअल में वो फ्रिंज इस स्लिट और पर्दे के बीच में हर जगह है, सभी जगह है। तो ऐसे फ्रिंजेस को हम लोग नॉन लोकलाइज्ड कहते हैं। ये किसी एक जगह पे लोकलाइज्ड नहीं है, ये पूरे इस स्लिट और पर्दे के बीच में यहाँ पे फैली हुई हैं, पूरा फैली हुई है। आप पर्दे को जैसे जैसे खिसकाएंगे फ्रिंज आपको वहाँ भी बनता हुआ ही दिखा। बीच में आप अगर मान लीजिए कोई और पर्दा लगा दे तो आपको इस पर्दे पे फ्रिंज वो दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि फ्रिंज यहाँ से उठ के यहाँ चला आया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें फ्रिंजेस जो है वो नॉन लोकलाइज्ड है, वो हर जगह पे यहाँ पे फैली हुई हैं। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि लोकलाइज्ड और नॉन लोकलाइज्ड फ्रिंजेस क्या होती हैं। जबकि न्यूटन्स रिंग में इसी एयर फिल्म के अंदर ही वो फ्रिंज लोकलाइज्ड होता है। ये आप लोग इतना जरूर समझेंगे, ठीक। तो यहाँ आप लोग समझ गए, इंसिडेंट लाइट हो गया, एयर फिल्म हो गया, ये ग्लास प्लेट, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट, इन्हीं दोनों के बीच में कह सकते हैं कि सुपर पोजिशन यानी अध्यारोपण होगा, तो फिर इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण फ्रिंजे हमें बनी हुई दिखाई देंगी। क्लियर। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसका लैंग्वेज। न्यूटन्स रिंग आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरफियरेंस बिटवीन लाइट वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर एंड लोअर सर्फेसेस ऑफ द एयर फिल्म। ठीक है, फिल्म एयर की है, जबकि मैं जब आप लोगों को पैरेलल थिन फिल्म पढ़ा रहा था या फिर वेज से फिल्म पढ़ाया था, तो वहाँ पे जो हम लोग फिल्म लिए थे वहाँ पे किसी ग्लास या कोई अदर मीडियम का लिए थे, क्योंकि उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हम लोग वहाँ पे काउंट किए थे। हालांकि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी रहेगा, बट एयर फिल्म है तो म्यू इक्वल टू 1 हम लोग ले लेंगे। अब एक फैक्ट याद रखिएगा, न्यूटन्स रिंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस। यानी ये जो फ्रिंजेस बनती हैं, जैसे मान लीजिए एक फ्रिंज ये बना, फिर ये फ्रिंज बना, तो इनकी थिकनेस जो है वो इक्वल रहती है, ठीक। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए हम लोग ये वेज शेप वाले फिल्म का जो केस किए थे वहीं से थ्योरी उठाएंगे। द इफेक्टिव पाथ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेयरिंग रेज, तो इन दोनों रेस के बीच में जो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा x इक्वल टू ट्वाइस म्यू टी कॉस आर माइनस लेमडा बाई टू। अब यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि ये लेमडा बाई टू कहाँ से आ गया, लेमडा बाई टू ये क्यों घटाया गया, क्योंकि उसमें तो केवल इतना ही आया है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो पहला लाइट यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये रेयर मीडियम के बाउंड्री पे हुआ, क्योंकि ये एयर फिल्म है। इसके बाद पहले लाइट जो रिफ्लेक्ट हुआ है इसके ठीक नीचे एयर फिल्म है। तो आप लोगों को बताया गया है कि जब भी रेयर मीडियम के बाउंड्री पर लाइट रिफ्लेक्ट होगा तो उसमें कोई एडिशनल फेज डिफरेंस नहीं क्रिएट होता या पाथ डिफरेंस। लेकिन जब ये दूसरी लाइट यहाँ नीचे आके पॉइंट बी से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो अब ये ऊपर एयर फिल्म है, नीचे ग्लास प्लेट। अब ये ग्लास प्लेट है डेंसर मीडियम और एयर फिल्म है रेयर मीडियम। तो जब भी कभी रिफ्लेक्शन, ध्यान देंगे, जब भी कभी रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम के बाउंड्री पे होता है तो एक एडिशनल लेमडा बाई टू का पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, या यूं कह लीजिए पाई का फेज डिफरेंस, 180 का फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये स्टॉक लॉ है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, वो फेज डिफरेंस हमें घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें वही पाथ डिफरेंस इन दोनों के बीच में चाहिए जो यहाँ पे ये एडिशनल क्रिएट हुआ है, न कि ये रिफ्लेक्शन के कारण हुआ है। तो ये जो रिफ्लेक्शन के कारण, डेंसर मीडियम के बाउंड्री पे रिफ्लेक्शन के कारण जो एडिशनल लेमडा बाई टू का पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया है सेकेंड लाइट में, उसको हमें हटाना होगा। इसीलिए हम लोग उसको यहाँ पे ये घटा दिए हैं लेमडा बाई टू पाथ डिफरेंस, क्योंकि ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है। अगर फेज डिफरेंस के टर्म में करते तो हम लोग पाई घटाते। टी क्या है, थिकनेस ऑफ एयर फिल्म। अब यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि एयर फिल्म है तो म्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा, और हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट कंसीडर करेंगे, यानी जो लाइट है वो नॉर्मली लगभग इंसिडेंस हो। तो नॉर्मली अगर इंसिडेंस होगा तो यहाँ पे आर भी क्या होगा, 0 होगा, और आर 0 तो कॉस आर भी, ये कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू ट्वाइस टी माइनस लेमडा बाई टू, ये पाथ डिफरेंस होगा इस केस में। अब हम यहाँ पे कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, यानी ब्राइट फ्रिंज के लिए हम लोग, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए कंडीशन क्या होता है कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो एन लेमडा होना चाहिए। एन की वैल्यू 0 1 2 3, एन बराबर 0 रखेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, फिर उसके बाद इसी तरह 1 2 3 रखते जाएंगे तो ये ब्राइट फ्रिंजेस मिलती जाएंगी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ये पाथ डिफरेंस जो आया है ट्वाइस टी माइनस लेमडा बाई टू, उसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करिएगा, रीअरेंज करिएगा, ये हमें मिल जाएगा कंडीशन फॉर मैक्सिमा। इसको याद रखिएगा, अभी ये जब हम लोग डायमीटर निकालेंगे ब्राइट और डार्क फ्रिंज का तो वहाँ पे ये यूज होगा कंडीशन। अब हम लोग निकालते हैं कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज या मिनिमम इंटेंसिटी, यानी मिनिमा का कंडीशन। तो मिनिमम के लिए जो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए पाथ डिफरेंस हो
है वो ट्वाइस n प्लस वन लेमडा बाई टू होना चाहिए, या किसी किसी बुक में ये ट्वाइस n माइनस वन लेमडा बाई टू दिया है। दोनों कर सकते हैं। अगर यहाँ माइनस लीजिएगा तो n की वैल्यू फिर शुरू होगी 1 2 3 से शुरू होगी, 0 नहीं होगा। अगर ट्वाइस n प्लस वन लेमडा बाई टू लेते हैं तो n की वैल्यू 0 1 2 से शुरू करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, दोनों थ्योरी सही हैं। अब यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू 0 1 2 3 से लिए हैं, तो चलिए पाथ डिफरेंस वही हमने रख दिया, ट्वाइस टी माइनस लेमडा बाई टू। सॉल्व करेंगे तो एक अच्छा सा इक्वेशन निकल के आ जाएगा, ट्वाइस टी इक्वल टू n प्लस वन इंटू लेमडा। अब ये दोनों इक्वेशन याद रखेंगे, इसका हमें आगे यूज आएगा। एक है मिनिमा के लिए कंडीशन और एक है मैक्सिमा के लिए कंडीशन। अब यहाँ पे तीन चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए, ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में। सबसे पहला कि न्यूटन्स रिंग या जो फ्रिंजेस हैं वो किसी भी ऑर्डर के हों, न्यूटन्स रिंग ऑफ एनी ऑर्डर एन डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ एयर फिल्म, यानी किसी भी ऑर्डर का जो रिंग बने वो थिकनेस पे निर्भर करता है। दोनों फॉर्मूला में टी आया है। टी क्या है? एयर फिल्म की थिकनेस है। ये यहाँ पे अभी और डिटेल में एक और फिगर आया, जैसे यहाँ पे लेंगे तो ये एयर फिल्म का थिकनेस इतना हो गया, तो ये उसी का थिकनेस है। ये याद रखेंगे कि थिकनेस पे निर्भर करता है। दूसरा, इन न्यूटन रिंग टी इज कांस्टेंट अलोंग ए सर्किल विथ इट्स सेंटर, हेंस द फ्रिंजेस फॉर्म इन ए कोसेंट्रिक सर्किल एंड नोन एज फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस। ये वही है कि चूंकि एयर फिल्म जब आप लेंगे, अब 3D में देखेंगे तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा दिखाई देगा। तो आप कहीं पे भी अगर एक थिकनेस ले लें उसका, और उसके उसी डायग्राम में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे मैंने ये इतना थिकनेस लिया, तो अब ये इतना थिकनेस केवल 2D में थोड़ी है, ये पूरा का पूरा 3D में इतना ये कवर होगा। तो इसीलिए इस थिकनेस के कारण जो फ्रिंज बनेगा वो एक कोसेंट्रिक सर्किल होगा। इसमें कोसेंट्रिक सर्किल इसलिए इस तरह से बनेंगे, ऐसे ऐसे जिस प्रकार से, और इनकी थिकनेस इक्वल होगी। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट नोट, न्यूटन्स रिंग या फ्रिंजेस ऑल्सो नोन एज लोकलाइज्ड फ्रिंजेस बिकॉज दे आर सीन इन थिन फिल्म एरिया, यानी जो वो थिन एयर फिल्म है उसमें देखा जा सकता है इसको। यहाँ तक कि आप इसको नॉर्मल आइज से भी देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट अगर वो देखिएगा वीडियोस में मैंने दिखाया है एक्सपेरिमेंट वाले में। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे डायामीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स, ब्राइट और डार्क दोनों, क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है। एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्रूफ कीजिए कि न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में जो ब्राइट रिंग्स का जो डायामीटर होता है वो ऑड नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है, और डार्क रिंग्स का जो डायामीटर होता है वो अंडर रूट नेचुरल नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो इसमें 50 तरीके से बनते हैं। एक तरीके से पूछता है कि प्रूफ कीजिए कि न्यूटन्स रिंग में जैसे जैसे आप सेंट्रल रिंग से दूर जाएंगे तो जो रिंग्स हैं वो पास पास एकदम आने लगती हैं, ठीक है, यानी एकदम कुछ ऑर्डर के फिल्म के बाद ये रिंग्स इतनी पास पास आ जाएंगी कि उनके बीच का गैपिंग ही पता नहीं चलता है। इस तरह से पूछता है। नहीं, कभी कभी पूछता है प्रूफ कीजिए कि जैसे जैसे आप हायर ऑर्डर रिंग्स में बढ़ेंगे तो उनके बीच का स्पेसिंग कम होने लगता है। इस तरह से पूछ सकता है, स्पेसिंग कम होने लगेगा और लास्ट में जाते जाते ये रिंग बिल्कुल मर्ज कर जाती हैं, मिल जाती हैं आपस में। तो कई प्रकार से आएंगी। अब इसी को पढ़िए, लास्ट में कंक्लूजन से मैं समझाऊंगा ये सब चीज़ें। सबका आंसर यहीं पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई खास आंसर नहीं मिला, यहाँ तक बस इतना आंसर मिला है कि चाहे ब्राइट हो चाहे डार्क रिंग्स, वो एयर फिल्म के थिकनेस पे निर्भर करता है, बस इतना पता चला है। अब ये डायामीटर जब हम लोग निकालेंगे तो इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो डायामीटर ऑफ ब्राइट रिंज की फ्रिंज रिंग के लिए हम एक बार फिर से वही डायग्राम बनाए हैं। अब जैसे ये मान लीजिए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर समझना है, तो इस सर्किल को पूरा कर दीजिए ऐसे, और जहाँ इसका सेंटर होगा वहाँ से इसके परिधि तक की दूरी इसका रेडियस होगा। चाहे जहाँ लीजिए, ये सब इसका क्या होगा? रेडियस होगा। ठीक, अब इसको हटा दीजिए तो देखिए ये आर, ये यहाँ से यहाँ तक आर, ये हमने बनाया है। अब मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर ये एयर फिल्म का थिकनेस है स्मॉल टी, और यहाँ से जब हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एन पर, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो आर है, बट ये दूरी कितना है? टी। तो ये ऊपर का सी एन तक का दूरी क्या हो जाएगा? आर माइनस टी। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन उससे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि जो ब्राइट फ्रिंज बन रहा है वो सेंटर से क्यू पॉइंट पे बन रहा है, तो वहाँ से जो रेडियस होगा उस रिंग का वो आर एन होगा। क्यों रेडियस? क्योंकि ये जो रिंग यहाँ पे बनेगा ना, ये रिंग को जब आप ऐसे पूरा करेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, तो ये यहाँ से यहाँ इसका रेडियस हो जाएगा आर एन, ये हमने मान लिया। ठीक,
तो यहाँ पे देखिए, लेट आर एन इज द रेडियस ऑफ न्यूटन्स रिंग फॉर्म्ड एट पॉइंट पी वेयर द फिल्म थिकनेस इज टी, यानी जहाँ पे फिल्म का थिकनेस टी है वहाँ पे जो रिंग बन रहा है उस रिंग का रेडियस है आर एन, और कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब हम लोग इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, कौन सा ट्रायंगल, यहाँ पे पी एन सी, पी एन सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसका जो कर्ण है वो क्या है, सी पी, या पी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू आप लोग जान रहे हैं, पी सी क्या है, ये देखिए पी से लेके सी, ये तो रेडियस ही है आर स्क्वायर। अब उसके बाद ये क्या है, पी एन, या ये है आर एन का स्क्वायर, और अभी अभी हमने आपको बताया सी एन की वैल्यू कितनी है, ये टोटल आर में से ये टी घटा दीजिए तो वो है सी एन की वैल्यू, तो आर माइनस टी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। यहाँ पे ये आर एन की वैल्यू निकालेंगे, बहुत सिंपल है, यहाँ तक बिल्कुल कर लीजिए, ये यहाँ तक। अब यहाँ पे एक एजम्पशन माना जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत हाई होना चाहिए। वो जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज करें उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो एयर फिल्म के थिकनेस से बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। आप अगर रियल में एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे आपको उतना डायग्राम में नहीं समझ में आएगा, लेकिन रियल में ये बहुत कम होता है। तो ऐसे में हम टी स्क्वायर निकालेंगे तो वो और कम आएगा, या यूं कह लीजिए टी स्क्वायर को हम लोग इस फैक्टर के तुलना में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आर बहुत ज़्यादा होता है तो ट्वाइस आर टी वो मच मच ग्रेटर देन टी स्क्वायर होगा, यानी टी स्क्वायर को हम लगभग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आर एन स्क्वायर इक्वल टू लगभग ट्वाइस आर एन, तो ट्वाइस टी इक्वल टू आर एन स्क्वायर बाई कैपिटल आर, इसको इक्वेशन 1 मानिए। अब यहाँ से हम लोग वो कंडीशन उठाएंगे ब्राइट और डार्क फ्रिंज के लिए। तो पहले हम ये ब्राइट फ्रिंज के लिए कर रहे हैं, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन क्या आया था, ट्वाइस टी इक्वल टू ट्वाइस एन प्लस वन लैम्डा बाई टू। ये याद है कि भूल गए इतना जल्दी, ये देखिए ये ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन है, तो यहाँ पे हम उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे हम लोग यूज़ करेंगे ब्राइट फ्रिंज के लिए ट्वाइस टी इक्वल टू ट्वाइस एन प्लस वन लैम्डा बाई टू होता है। अब ये जो इक्वेशन 1 आया है ये तो ट्वाइस टी ही आया है, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो आर एन स्क्वायर बाई कैपिटल आर इक्वल टू ट्वाइस एन प्लस वन लैम्डा बाई टू। सॉल्व कीजिए, आर एन की वैल्यू निकालेंगे तो ये इतना अंडर रूट में आ गया। अब ये तो रेडियस है, आर एन रेडियस है, हम लोग डायामीटर के टर्म्स में करेंगे, तो डायामीटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटू आर एन, रेडियस का डबल, और डी एन क्या हो जाएगा, डायामीटर ऑफ एनथ ब्राइट रिंग। तो यहाँ पे बस कुछ करिए नहीं, 2 से इधर भी और 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ट्वाइस आर एन को डी एन लिख दीजिए, और ये हमारा थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग डी एन का स्क्वायर निकालते हैं, तो डी एन का स्क्वायर निकालेंगे तो ये 4, बाकी अंडर रूट हट जाएगा काट पीट के, ये देखिए सिंपल सा ये एक फैक्टर बच गया। अब इसमें जरा आप देखिए, इसमें 2 भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, क्योंकि जो लाइट आप मोनोक्रोमेटिक यूज करेंगे उसका वेवलेंथ भी फिक्स होगा, और जो आप प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक बार यूज़ कर लिए उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी फिक्स हो जाएगा। तो इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है ट्वाइस एन प्लस वन, इसीलिए डी एन इज ए प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एन प्लस वन। अब एन की वैल्यू 0 1 2 3 है, तो जब भी आप एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 रखेंगे तो ये हमेशा ऑड नंबर आएगा, ट्वाइस एन प्लस वन तो हमेशा ऑड आएगा, यानी विषम आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डी एन इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑड नेचुरल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि प्रूफ करिए ब्राइट रिंग का जो डायामीटर होगा वो अंडर रूट ऑड नेचुरल नंबर यानी विषम संख्या के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है। ये एक तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। बाकी स्पेसिंग वाला देख लीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले n बराबर 0 रखते हैं, तो पहला जो ब्राइट रिंग बनेगा उसका डायमीटर अंडर रूट 1 आ जाएगा 0 रखने पे। अगर 1 रखेंगे तो d2 इक्वल टू अंडर रूट 3, क्योंकि ये 1 इंटू 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा। किसी किसी बुक में ना जैसे n बराबर 0 रख रहे हैं तो इसको d1 ना लिख के d0 ही लिखता है, तो इसीलिए मैंने दोनों केसेस लिख दिया है। आंसर वेरी नहीं करेगा, जैसे आप बात को समझिए, n बराबर 0 रखने पे इसके करस्पॉन्डिंग जो रिंग बनेगा ब्राइट रिंग, उसका डायामीटर अब आप चाहे d1 मानिए चाहे d0 मानिए, आपके ऊपर है। किसी किसी बुक में चूंकि n का 0 रखें तो d0 ही लिखता है, लेकिन किसी किसी बुक में चूंकि वो पहला ब्राइट है रिंग है तो उसको d1 ही लिखता है। दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे d1 d2 d3 या d0 d1 d2 करिए, आपके ऊपर है। अब यहाँ पे हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हैंस द डायामीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। खैर ये तो मैं बता चुका हूँ। अब हम लोग स्पेसिंग देखते हैं,
यानी जैसे मान लीजिए ये पहला रिंग बना, इसका डायामीटर है D1, दूसरा रिंग बना, इसका डायामीटर है D2, तो हमें इनके बीच का स्पेसिंग यानी ये गैप कैसे निकलेगा, वो निकलेगा D2 माइनस D1। फिर ये तीसरा रिंग बना, इसका डायामीटर है D3, तो इसका गैप निकलेगा D3 माइनस D2। तो चलिए इनका गैप निकालते हैं। तो ये देखिए D2 माइनस D1, D3 माइनस D2, D4 माइनस D3, ये निकालेंगे तो कुछ इस तरह आएगा। पहले में D1 और D2 में गैप 0.732, फिर उसके बाद ये गैप कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप सेंटर से बाहर की ओर जाएंगे तो ये जो रिंग्स बने हैं, इन रिंग्स के बीच का गैप स्पेसिंग जो है वो घटता जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गैप ये पहले और दूसरे में ही मिलेगा। तो यही कंक्लूजन मैंने लिखा है, हैंस द सेपरेशन डिक्रीजेज एज द ऑर्डर इंक्रीजेस। ठीक, तो यहाँ से आप ये कंक्लूजन निकालेंगे, एग्जाम में पूछेगा स्पेसिंग वाला कि स्पेसिंग क्या होता है, घटता जाता है, डिक्रीज करता है जब ऑर्डर इंक्रीज करेगा। तो ऑर्डर मतलब पहला ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर, तीसरा ऑर्डर का रिंग हो गया। अब सेम जल्दी से हम लोग डार्क रिंग्स के लिए कर लेते हैं, शुरुआत वहीं से करेंगे। ये जो आया है ट्वाइस टी इक्वल टू आर एन स्क्वायर बाई आर, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसके बाद ये ब्राइट फ्रिंज के लिए। अब डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन क्या आया था, एक बार और ऊपर जाइए, ये देखिए डार्क फ्रिंज के लिए ट्वाइस टी इक्वल टू एन प्लस 1 इंटू लेमडा ब्रैकेट में। तो अब उसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए डार्क फ्रिंज के लिए क्या है, फॉर द डार्क रिंग्स, तो ट्वाइस टी इक्वल टू आर एन स्क्वायर बाई आर, इक्वेशन 1 से। और डार्क रिंग्स के लिए कंडीशन क्या होता है, कंडीशन जो हम लोग निकाले हैं, ट्वाइस टी इक्वल टू एन प्लस 1 इंटू लेमडा होता है। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ से ट्वाइस टी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, आर एन स्क्वायर बाई कैपिटल आर इक्वल टू दिस। अब यहाँ से आर एन की वैल्यू निकालिए, तो आर एन इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस 1 इंटू आर इंटू लेमडा। अब चूंकि ये रेडियस के टर्म्स में है, हम लोग डायमीटर के टर्म्स में करेंगे, तो 2 से इधर गुणा 2 से इधर, तो ट्वाइस आर एन, यही तो डायमीटर हो जाएगा एनथ रिंग का। अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे ये 2 को अंदर ले लीजिए, तो अंदर आ जाएगा 4। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 4 भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, लेमडा भी कांस्टेंट, तो बचा क्या, तो ये डी एन इज ए प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में एन प्लस 1। अब एन क्या है, एन की वैल्यू 0 1 2 3 है, तो आप जब रखेंगे 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में फिर 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यानी ये क्या मिल रहा है, ये नेचुरल नंबर्स मिल रहा है। n प्लस 1 क्या मिल रहा है, नेचुरल नंबर, यानी जो डायामीटर डार्क रिंग का है वो प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट नेचुरल नंबर के। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग फिर से वही करते हैं, पहला डार्क रिंग निकालते हैं n बराबर 0 रख के, तो ये D1, अब चाहे इसको D1 लिखिए चाहे D0 लिखिए, आपके ऊपर है। n बराबर 1 रखिए, तो अब इसको D2 बराबर अंडर रूट 2 इसकी वैल्यू, फिर इसी तरह ये हम लोग कई ऑर्डर के रिंग का डायमीटर निकाल लेते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि चलिए ये क्या आ रहा है, hence the diameter of dark rings are proportional to square root of natural number। याद रखिएगा ब्राइट फ्रिंज के केस में ऑड नेचुरल नंबर आता है और डार्क के केस में नेचुरल नंबर आता है अंडर रूट में। ठीक है, अब हम लोग इनके बीच का स्पेसिंग वही निकालते हैं, तो सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव डार्क रिंग्स, तो वही घटाइए, दूसरे रिंग के डायमीटर में से पहला घटाइए, D2 माइनस D1 इक्वल टू दिस, घटाएंगे, या यही वैल्यू आपको घटाना है, कुछ अलग से नहीं। तो घटाएंगे तो आप इसमें भी देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे आप ऑर्डर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्पेसिंग कम होता जा रहा है। हेंस द स्पेसिंग बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंग्स आल्सो डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन देयर ऑर्डर, यानी अब एक्चुअल में ये बनाएंगे तो जैसे देखिए पहला ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर में सबसे ज़्यादा स्पेसिंग, ये पहले और दूसरे के डायमीटर, फिर जब बनेगा तो ये देखिए ये स्पेसिंग क्या हो गया, कम हो गया। इसके बाद वाला रिंग बनेगा तो वो और इसी के बिल्कुल पास बनेगा, स्पेसिंग और कम हो जाएगा, फिर और इसके पास ही बनेगा ये, तो स्पेसिंग लगातार कम होता चला जाएगा, ये चीज़ ये बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द सेंट्रल रिंग्स आर ब्रॉड एंड पेरिफेरल रिंग्स आर क्लोजर, यानी जो सेंट्रल रिंग होगा वो सबसे ब्रॉड होगा, फिर उसके चारों तरफ के जो पेरिफेरल रिंग्स होंगे वो क्या होंगे, वो पास आते जाएंगे, क्लोजर आता जाएंगे, और लास्ट में जाते जाते पता भी नहीं चलता है, सब मिल जाता है एक ही में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने आज न्यूटन्स रिंग की थ्योरी आप लोगों को बताया, और मेरे ख्याल से ये इतना बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने के लिए आप लोग वो एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपको हमारे चैनल पे फिजिक्स एक्सपेरिमेंट नाम का प्लेलिस्ट है वहाँ पे मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च कीजिए न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, साथ में चैनल का नाम फिजिक्स अफेयर्स लगा दीजिए, वो वीडियो सबसे फर्स्ट में ही सर्च में ही आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग इसको और
इस पे पकड़ बना सकते हैं इस टॉपिक पे उस वीडियो को देख के। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का अगर डाउट है, अगर आप इसमें कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। सभी कमेंट में पढ़ता हूँ, आंसर भी देता हूँ, ठीक है। और ये आप लोग जैसा कि जान रहे हैं, ये बीएससी का हम लोग सिलेबस कवर कर रहे हैं, सभी टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे जल्दी ही। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और एक बात और, अगर कोर्स को एकदम प्रॉपर तरीके से आप करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। पूरे कोर्स को यूनिट वाइज वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, कौन सा टॉपिक किस क्रम में आपको पढ़ना है वहाँ पे पूरा अवेलेबल है। टोटल कोर्स 100% मैं कराऊंगा, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं होगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।